Good morning to all of you. I am Muskan from BBA second year. Now I am going to give a presentation on the topic theories of personality. Hope you will like it. Now content of whole PPT is first of all meaning of personality, and second one is theories of personality, and it contain psychoanalytical theory and trait theory. Meaning of personality. The term personality has been derived from the Latin term persona, which means to speak through. The Latin word denotes mask worn by actors in ancient Greece and Rome. Therefore, personality is the role which the person displays to the public. पर्सनैलिटी जो शब्द है वो आया है एशियंट ग्रीक। वहाँ पुराने समय में जो लैटिन वर्ड है पर्सोना, जिसका मतलब है मास्क। पुराने समय में जो थिएटर में प्लेज होते थे, उनके जो करेक्टर थे वे अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए मास्क यूज़ करते थे। पर्सनैलिटी एक डायनामिक एंटिटी है। डायनामिक मीन्स आसानी से परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन परिवर्तन हो सकता है। दूसरा, पर्सनैलिटी क्या है? यूनिक है और स्पेसिफिक है। दो लोगों की सेम पर्सनैलिटी नहीं हो सकती, चाहे वो ट्विन्स ही क्यों ना हो। Theories of personality. First one is psychoanalytical theory and second is trait theory. Psychoanalytical theory discovered that physical problems could have a mental cause, mind and body connection. And trait theory believes personality can be understood by positing that all peoples have certain traits or characteristics, ways of behaving. थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। फर्स्ट है साइको थ्योरी। ये थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड द्वारा दी गई है। इस थ्योरी में फ्रॉइड ने माइंड की 3 स्टेजेस कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस के बारे में बताया है। माइंड और बॉडी के बीच का कनेक्शन भी बताया है और किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट इट, ईगो एंड सुपर ईगो। सेकेंड है ट्रेट थ्योरी। जो ट्रेट थ्योरी है वो ऑलपॉट द्वारा दी गई है। इसमें पर्सन की क्वालिटीज़ को ट्रेट में बताया है। फर्स्ट कार्डिनल ट्रेट, सेकंड सेंट्रल ट्रेट एंड थर्ड सेकेंडरी ट्रेट में बताया है। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। माइंड इज़ अ फंक्शन ऑफ बॉडी। इट डज नॉट एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम द बॉडी. It is the sum total of various mental processes or activities. Mental processes can be conscious, subconscious, and unconscious. Conscious defines all thoughts and actions within our awareness. For example, the beauty and pleasance of the smell of a red tulip. कॉन्शियस मतलब चेतन मन, जो कि पूरी तरह से अवेयर होता है। जैसे कि मैं यह पीपीटी रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये पूरी तरह से कॉन्शियस है। ये हमें हमारी थॉट्स और एक्शंस से अवेयर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई रेड फ्लावर देखा, तभी हमारे माइंड में एक थॉट आ जाएगा कि फ्लावर सुंदर है, उसकी खुशबू कैसी है, उसका कलर कैसा है। Subconscious defines all reactions and automatic actions. We can become aware of it, we think about them. For example, our ability to drive a car. Once we get skilled, we stop thinking which gears to use, which pedals to press, or which mirror to look at, yet can always become aware of what was done once we think about it. Unconscious defines all past events and memories, though at time inaccessible to us no matter how hard we try to remember to bring things up. For example, the first word we have learned to say, or how it felt to be able to walk on our own.
सब कॉन्शियस मतलब थोड़ा सा कॉन्शियस है और थोड़ा सा कॉन्शियस नहीं है। जैसे हम नींद में होते हैं या जैसे हमें एग्जाम में कोई क्वेश्चन आधा अधूरा याद रह जाता है, फिर हम वह याद करने की कोशिश करते हैं। सब कॉन्शियस यानी कई बार हम अचानक से कोई एक्शन या रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम न्यू न्यू ड्राइविंग सीखते हैं तो स्टार्टिंग में डरते हैं, पर जब हम स्किल्ड हो जाते हैं तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि कब मिरर में देखना है। अगर कोई चीज़ अचानक से सामने आ जाए तो हम अपने आप ही ब्रेक लगा देते हैं। अनकॉन्शियस यानी अचेतन मन, जो पूरी तरह से अनअवेयर है, जैसे कोई डार्क साइड है जिसे हम एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे कोई पुरानी घटना या मेमोरीज है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में जब हमने बोलना स्टार्ट किया था तो हम नहीं बता सकते कि हमने क्या फर्स्ट वर्ड बोला था, या जब हमने चलना स्टार्ट किया था तो हम नहीं बता सकते कि हमने कैसा फील किया था। हम अपनी होल लाइफ में कॉन्शियस माइंड का 10% यूज़ करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड का 50 to 60% यूज़ करते हैं और अनकॉन्शियस माइंड का 30 to 40% यूज़ करते हैं। हम अपनी होल लाइफ में सबसे ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड का ही यूज़ करते हैं। एंड देन फ्लूइड स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन माइंड। फर्स्ट वन इज इट, I want to do that now. Second one is ego, maybe we can compromise. And third one is superego, it's not right to do that. फ्यूड ने माइंड स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। थ्रू द होल लाइफ हमारा माइंड जिस तरह से काम करता है उसके अकॉर्डिंग फ्यूड ने ईड, ईगो और सुपर ईगो का हिस्सा बताया है। इट यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये चीज़ अभी चाहिए तो हमें अभी चाहिए ही। और ईगो में सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ये चीज़ अभी नहीं मिली तो बाद में मिल जाएगी। और सुपर ईगो में जो पर्सन है वो अपनी मॉरल वैल्यूज पे काम करता है, वह सोचेगा कोई चीज़ लेनी है तो उसकी अभी ज़रूरत है भी है या नहीं। फर्स्ट वन इज द इट। The it, the most primitive of the three structure, is concerned with instant gratification of basic physical needs and urges. It operates entirely unconsciously outside of conscious thought. For example, if your id walked past a stranger eating ice cream, it would most likely take the ice cream for itself. It does not know or care that it is rude to take something belonging to someone else. It would care that you wanted the ice cream. अब हम बात करेंगे इट की। इट जो है टोटली अनकॉन्शियस का पार्ट है। जो इट की पर्सनैलिटी होगी पूरी तरह से अनकॉन्शियस लेवल पर काम करेगी। जो इट है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी उसको तुरंत आराम चाहिए जैसे बच्चे करते हैं। इट जो है प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। प्लेजर प्रिंसिपल मतलब इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, जैसे बच्चे करते हैं कि उनको जो चीज़ चाहिए ही चाहिए तो उनकी इच्छाएं पूरी उसी टाइम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई एक बस में स्ट्रेंजर के साथ ट्रैवल कर रहा है। जो स्ट्रेंजर है वह आइसक्रीम, चॉकलेट कुछ खा रहा है, तो जो इट है वह वेट नहीं करेगा कि बस रुकेगी और वो आइसक्रीम लेगा, वो इंस्टेंट स्ट्रेंजर से आइसक्रीम लेके खा लेगा। द ईगो, the ego deals with reality, trying to meet the desire of the it in a way that is socially acceptable in the world. This may mean delaying gratification and helping to get rid of the tension the it feels it a desire is not met right away. The ego recognizes that other people have needs and wants too, and being selfish is not good in the long run. The ego is act as mediator between the it and the superego. अब हम बात करते हैं ईगो की। ईगो मतलब आपकी सेल्फ की क्या अवेयरनेस है या आप खुद को क्या मान के चलते हैं। ईगो एक तरह से कॉन्शियस भी है और
कॉन्शियस भी नहीं है, बट फिर भी हम कॉन्शियस मान के चलते हैं। ईगो जो है वो मेडिएटर का काम करता है इड और सुपर ईगो के बीच में, और ईगो जो है रियलिटी से भी डील करता है। फॉर एग्जाम्पल, when we get the thought of eating a burger in the middle of the meeting, ego helps to make our thoughts to remain in control by deciding to eat burgers after the completion of the meeting. हमें मीटिंग या क्लास के बीच में भूख लगी है, तो ईगो जो है वो हेल्प करती है थॉट्स को कंट्रोल करने में, और मीटिंग या क्लास ओवर होने के बाद ही हम खाए ये हमें बताती है, या ऐसा थॉट्स लाती है माइंड में। एक और एग्जांपल है, जैसे मैंने पेट्रोल पंप से फ्यूल भरवाया और भीड़ की वजह से मैं पे करना भूल गई। आगे जाके याद आया कि मैं पे करना भूल गई, तो यहाँ ईगो मेडिएटर का रोल प्ले करेगा। अगर ईड होगा तो वो सोचेगा कि चल छोड़, अब पैसे क्या देने हैं, नहीं दिए तो नहीं दिए। और सुपर ईगो होगा तो वो मोरल वैल्यूज के खिलाफ कहेगा कि पैसे देने जाना है, वापस देने हैं तो देने हैं। तो ईगो यहाँ पे मेडिएटर का रोल प्ले करेगा और वो कोई बीच का रास्ता निकालेगा, या तो वो पैसे दे आएगा या सोचेगा कि नेक्स्ट टाइम दे दूंगा। थर्ड वन इज द सुपर ईगो. Superego works on the moral value met with society and parents. Right, wrong, good, bad. It gets determined on basis of superego. For example, Kitty could not remember the answer to test question 12 even though they had studied. Pinky was the smartest kid in the class, and from where Kitty sat, she could see his answer is she turned her head slightly. When teacher turned her back, Kitty almost cheated, but her conscience stopped her because she knew it was wrong. Instead, Kitty took a guess at the answer and then turned in her paper. अब हम बात करते हैं सुपर ईगो की। सुपर ईगो मॉरलिटी प्रिंसिपल्स पे काम करता है। मॉरलिटी प्रिंसिपल्स यानी जो सही है वैल्यूज उनके हिसाब से, या जो समाज से वैल्यूज मिलती है उनसे, या मॉरल्स चलते हैं उनके ऊपर चलता है। सुपर ईगो में जो है सही गलत अच्छी बुरी चीज़ों के बीच में डिफरेंस पता चल जाता है। हमारी सेंस इस तरह से डेवलप हो जाती है कि हमें पता चल जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉन्ग एंड राइट। सही चीज़ों के बारे में भी पता, सही और गलत के बारे में भी हमें पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, किटी जो है टेस्ट में कोई क्वेश्चन भूल गई है, वह अपने से आगे बैठे स्टूडेंट से चीटिंग करने लगती है पर करती नहीं है। उसे लगता है कि ये गलत है, ये मेरे मॉरल वैल्यूज के खिलाफ है, इसलिए वो टेस्ट में चीटिंग नहीं करती है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई कार है, वो मैक्सिमम 300 की स्पीड में चल सकती है। तो जो एज है वो सोचेगा कि मैंने इतने पैसे खर्च करे हैं, कार लिया है, तो वो तो 300 की स्पीड, मैं तो 300 की स्पीड में ही चलाऊंगा। और जो सुपर ईगो है वो सोचेगा कि इतनी ज़्यादा स्पीड में नहीं चला सकते, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, इसलिए वो स्लो चलाएगा, तेज़ नहीं चलाएगा। और जो ईगो है वो इन दोनों के बीच में मेडिएटर का काम करेगा। वो क्या करेगा, अच्छे से प्रॉपर से सीट बेल्ट लगा के प्रॉपर वे में चलाएगा। जहाँ हाईवे वगैरह है, खाली रोड होगा, वहाँ तो वो तेज चला लेगा, और जहाँ भीड़ वगैरह होगी वहाँ पर वो एवरेज चलाएगा, नॉर्मली चलाएगा सेफ्टी के साथ। ट्रेड थ्योरी इज गिवन बाय अल्पॉर्ट। जो ट्रेड थ्योरी है वो अल्पॉर्ट ने दी है, और उसमें अल्पॉर्ट ने ट्रेड थ्योरी को किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को क्वालिटीज और करेक्टरिस्टिक्स में बताया है, जिसका नाम दिया है ट्रेड्स। ट्रेड थ्योरी किसी भी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की करेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई और मेजर करने में फोकस करता है। अल्पॉर्ट ने इसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है कार्डिनल ट्रेट,
सेकंड है सेंट्रल ट्रेट और थर्ड है सेकेंडरी ट्रेट। फर्स्ट वन इज कार्डिनल ट्रेट। जो कार्डिनल ट्रेट है वो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की होल लाइफ पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करती है। जैसे महात्मा गांधी है तो उनका नाम सुनते ही हमारे माइंड में पिक्चर बन जाती है कि वो सत्य और अहिंसा के लिए लड़े थे, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस के लिए। उनका नाम सुनते ही हमारे माइंड में एक पिक्चर बन गई। जैसे कि मदर टेरेसा है, अब वो सोशल सर्विसेज करती थी, उनका नाम सुनते ही हमारे माइंड में एक वर्ड आ गया, उससे उनकी कार्डिनल पर्सनैलिटी जो कार्डिनल ट्रेट है वो सामने आ जाते हैं। जैसे अब्राहम लिंकन है वो ऑनेस्ट थे, अब जो हिटलर है वो बहुत बुरा था। सेंट्रल ट्रेट, जो सेंट्रल ट्रेट होते हैं वो कार्डिनल ट्रेट्स की तरह लिमिटेड नहीं होते हैं। सेंट्रल ट्रेट किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी में 5 to 10 सेंट्रल ट्रेट्स होते ही होते हैं। जैसे कि उनका बिहेवियर हो गया, ऑनेस्टी हो गई, काइंडनेस हो गया, हार्ड वर्किंग हो गया, या क्रिएटिविटी हो गई। ऐसे काफ़ी सारे सेंट्रल ट्रेट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मदर टेरेसा का सेंट्रल ट्रेट है हार्ड वर्किंग है, क्रिएटिविटी है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी तो ये उनका सेंट्रल ट्रेट हो गया। एंड फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है या बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी करता है तो उसकी सेंट्रल ट्रेट हार्ड वर्किंग हो गई, क्रिएटिविटी हो गई, अब और ज़्यादा हंसते हैं हमेशा ही, उनका मतलब कि अच्छा नेचर भी अच्छा है, बिहेवियर भी अच्छा है तो हंसते ही रहते हैं, तो ये उनकी सेंट्रल ट्रेट हो गई। ऐसे काफ़ी सारे सेंट्रल ट्रेट्स होते हैं। थर्ड वन इज सेकेंडरी ट्रेट, जो सेकेंडरी सिचुएशन पे बेस्ड होती है कि हम उस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। जो हमारे सेकेंडरी ट्रेट है वो जो सिचुएशन के हिसाब से हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिराइव्ड होंगे तो वो हमारे सेकेंडरी ट्रेट्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है वो अपने दोस्तों के सामने तो खुल के बोल लेता है, पर जब वो स्टेज पे जाते इतने सारे लोगों को देख के उससे कुछ बोला नहीं जाता, डरता है, स्टेज फियर हो जाते, तो वो उसका सेकेंडरी ट्रेट होगा। इतने सारे लोगों को देखकर वो डरने लग जाता है, फियर आ जाता है उसके में, तो वो उसका फियर उसका सेकेंडरी ट्रेट होगा। अब जैसे मदर टेरेसा है तो उनकी सेकेंडरी ट्रेट स्ट्रेस है। वो सोशल वर्क करती थी तो कुछ सिचुएशन में उनको स्ट्रेस हो जाता था, वो ये सोचते थे कि मैं ये कैसे करूँगी या ये हो भी पाएगी, तो उनको स्ट्रेस हो जाता था। तो जो स्ट्रेस है वो उनकी सेकेंडरी ट्रेट है। एंड द कंक्लूजन ऑफ होल पीपीटी, the study of the theories of personality is important for students as it promotes the need to understand why people behave as they do. Also, this area of study enlightens people on the need to be more considerate when judging others based on how they behave, since it may not be as a result of their own choice. The theories of personality are diverse regarding the nature of personal behavior descriptions. Few theory of consciousness is very important as a foundation for understanding human thoughts and behavior. Freud looked beyond the effect of behavior and explored the unconscious. He significantly changed the way the world views behavior by explaining certain levels of consciousness, the components of the unconscious mind, and different developmental phases. In conclusion, personality types groups people into categories on the basis of shared traits, and traits are lasting personal qualities that are inferred from behavior. अब जो कंक्लूजन है पीपीटी का वो है कि जो थ्योरीज है पर्सनालिटी की वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए भी और हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के बिहेवियर को समझ सके, उसे जान सके। जैसे कि फ्रूड ने माइंड को 3
पार्ट्स में डिवाइड किया है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तो हमें पता चल जाता है कि किस टाइम पे हम कैसा माइंड कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम जैसे फ्रूड ने थ्री पार्ट्स बताया माइंड के, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो हम उससे भी किसी को पहचान सकते हैं कि खुद को देख किसी का वे ऑफ थिंकिंग भी जान सकते हैं, बिहेवियर भी जान सकते हैं। हम बता भी सकते हैं कि वैसे रिएक्ट क्यों कर रहा है या कोई जिद करता है, तो हम बता सकते हैं कि इसकी कैसी पर्सनैलिटी है, इड है, ईगो है या सुपर ईगो है। थैंक यू।